Morning students, welcome to Learners Academy. मॉर्निंग सर। वहां तक आवाज आनी चाहिए, ऐसा कहा क्या मैंने? ओके, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्टरी पार्ट, चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कल किया था। बेसिकली वी अंडरस्टूड व्हाट आर नंबर्स एंड इन व्हाट कैटेगरीज द नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड। वो अलग अलग कैटेगरीज अपन ने सीखी। फटाफट से रिवाइज करवाएं तो दो तरह के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी बोलो? रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी हमारे काम के नहीं बचे। रियल, रियल भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रैशनल, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। रैशनल कौन से होते हैं? सर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके और पी बाई पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जो ये डेफिनेशन में से कुछ भी फुलफिल नहीं करेंगे वो सब कहाँ जाएंगे? इरेशनल में जाएंगे। और फिर रैशनल के अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज और थी, जैसे कि इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो। पहली बात वो इंटीजर्स होते हैं। इवन एंड ऑड दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड 2 से डिविजिबल वाले जो होते हैं वो इवन में जाते हैं, जो नहीं होंगे वो ऑड में जाएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो सारे इंटीजर्स ले लो जिसमें नेगेटिव पोर्शन हटा दो, यानी 0 ले लो, न्यूट्रल ले लो और पॉजिटिव ले लो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर। एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो बस वो बोल दो, सब कुछ डिफाइन हो गया उसमें। इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, 0 नहीं है और नॉन नेगेटिव। सिंपल सी भाषा में नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्या बचा? हाँ, प्राइम एंड कॉम्पोजिट, जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। एग्जैक्टली 2 नंबरों की टेबल में आते हैं वो तो होंगे प्राइम। जो 2 से ज्यादा नंबरों की टेबल में आएंगे वो होंगे कंपोजिट। और 1 जो है वो एक ही टेबल में आता है, दैट मीन्स वो ना तो प्राइम ना कंपोजिट। ओके, चलिए ये हमने कल सीखा। चलिए तो एक्सरसाइज 1.1 सर हाँ बोलो चर्चित। सर फिर 1 को क्या कहेंगे? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर प्राइम और कंपोजिट के आधार पे उसको डिवाइड करना चाहे तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इवन और ऑड के आधार पे उसको डिवाइड करना चाहे तो क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। इंटीजर नॉन इंटीजर के आधार पे डिवाइड करना चाहे तो इंटीजर कहेंगे। रैशनल इरेशनल के आधार पे डिवाइड करना चाहे तो रैशनल कहेंगे। बेसिस अलग अलग से अलग अलग डिवीजन होगा ना। अगर कोई कहे होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के हिसाब से कहे तो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, दोनों है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट कहता हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, इसी में ही है भाई, भूल गया मैं। चलो अभी आ जाएगा। चलो फिर मेरे को तो ऐसे ही याद आया पर एकदम से ध्यान आया कि ये शायद एक्सरसाइज में भी है ना। चलो अब आएगा तभी बताएंगे, छोड़ो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? 0 रैशनल नंबर क्यों नहीं है? रैशनल सर नंबर क्या 0 होता है? 0 रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? 0 से स्टार्ट होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? तो फिर होल नंबर। होल को रैशनल से क्यों मिला रहा है? हाँ, रैशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में मैं 0 को क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ 0/1 या 0 by एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। कोई भी नंबर लिख लो, एनी नंबर, तो उसका आंसर 0 ही तो होगा। तो ठीक है ना, बस 0/0 मत लिखना, एनी नंबर एक्सेप्ट 0। कोई भी नंबर डाल दोगे तो वो आंसर क्या देगा आपको? 0 देगा। इज दिस क्लियर? तो यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। अब क्या कह रहा है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? क्या आप उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे? यस, लिख पाएंगे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यस, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका आंसर अपन कैसे देंगे? 2 लाइन का ये आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि इज 0 ए रैशनल नंबर? तो हमारा आंसर होगा यस। यस, 0 इज ए रेशनल, नहीं रैशनल। बोलो रैशनल, ना कि रेशनल। नहीं, कई बच्चे होते हैं मैंने देखा है श को स बोलते हैं। हाँ, श को स नहीं बोलना है, श को सही बोलना है, क्योंकि अभी से नहीं सुधारी ना आदत तो वे ये चलती चली जाती है। इवन मैंने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को भी देखा है, अच्छे पोस्ट पे ऑफिसर थे, लेकिन उनसे श नहीं बोला जाता, वो स बोलते हैं। इवन टीचर्स को भी देखा है मैंने। वो इसलिए क्योंकि बचपन में किसी ने टोका नहीं उनको, तो वो आदत सी बन गई, वो जुबान से श निकलता ही नहीं फिर।
तो श को सही बोल भाई, नहीं तो आदत पड़ जाएगी है ना। श को श, स को स। इज जीरो ए रैशनल नंबर? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, पहले क्वेश्चन का आंसर। कोई कहे शाम को आऊंगा, कोई शाम को आऊंगा, बोल देंगे कि शाम को आऊंगा। ओके, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म, लिखना शुरू कर दो, in the form p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे दे दो। फॉर एग्जांपल कैसे लिख सकता हूं मैं जीरो को रैशनल नंबर की फॉर्म में, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, ठीक है ना, और 0/2 एक्सेट्रा, ऐसे करके अपन इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है ना। या फिर इस तरीके से लिखो, इसको और इलेबोरेट कर दो हेयर। जैसे मैंने जीरो को 0/1 लिखा, तो 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। Yes, sir. 0 and 1 both are Integer. इंटीजर्स। आपको समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में लिखना था, दोनों इंटीजर्स चाहिए थे, दोनों इंटीजर्स की फॉर्म में लिख दिया। और साथ में आपको डिनोमिनेटर जो है, जैसे p तो हो गया मेरा 0 एंड q हो गया मेरा 1, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था, तो q की वैल्यू 1 है, नॉट इक्वल टू 0। तो सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी मैंने, तो 0 एक रैशनल नंबर बन गया। मतलब था, पहले ही था, बन क्या गया, बट हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये रैशनल नंबर। चलें आगे, सेकंड क्वेश्चन। Yes, sir. कल जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वो तो सारे आ गए ना, उनमें से कोई एब्सेंट थोड़ी ना हुआ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 नंबर्स पता करने जो कि रैशनल होने चाहिए। आपको पता है 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स भी हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी हैं। अब वो इरेशनल नंबर्स कैसे हैं वो राज बाद में खोलेंगे, अगली कुछ एक्सरसाइज में वो राज खुलेगा। अभी बात करते हैं रैशनल नंबर्स कौन कौन से, और एक नहीं अनगिनत है। इनफाइनाइट तो रैशनल है, इनफाइनाइटी इरेशनल है। अब किसी से जाके बोले 3 और 4 के बीच का नंबर, बेवकूफ है, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ही नहीं आता। 2 और 4 के बीच में तो आता है 3, 3 और 4 के बीच में कहाँ से आएगा। मैं एक छोटे बच्चे से पूछेंगे जिसने भी काउंटिंग स्टार्ट ही करी है, उसको क्या ध्यान में 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है ना, लेकिन वो सारे के सारे नंबर्स हमको रैशनल वाले बताने। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो लिखना स्टार्ट करो। Here we are required, हमको करना क्या है, we are required to find we are required to find how many rational numbers, 6 rational numbers। we are required to find 6 rational numbers, 6 rational numbers between 3 and 4, between 3 and 4। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा करो, क्या दे रहा है क्या पूछ रहा है। ये लिख दिया अपन ने, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताओ मुझे, चलो केवल काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं, दैट मींस नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं ना। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं बिटवीन 3 and 5, कौन सा रैशनल, कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 4 आएगा। कौन सा आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम 4 and 8, फ्रॉम 4 and 7 ले लो, चलो फ्रॉम 4 to 7, 5 6, क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, चर्चित क्या आंसर है। नेचुरल नंबर पूछ रहा हूँ, है ना। 5 and 6। क्या 5 and 6, सबके सब गलत, सबके सब गलत।
किसी ने नोटिस ही नहीं किया, छोटी छोटी बातें नोटिस ही नहीं करते आप। पहले मैंने क्या लिखा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, बोलो जो आपने करेक्ट आंसर दिया था, क्या लिखा था, बिटवीन 3 एंड 5। क्यों आपने ये नोटिस नहीं किया कि अब की बार मैंने बिटवीन और एंड की जगह फ्रॉम एंड टू लिखा है? ऐसा भी होता है क्या? प्रीपोजिशन चेंज, आंसर चेंज, प्रीपोजिशन है, यही समझते हो ना इंग्लिश के। बिटवीन का मतलब होता है 3 और 5 के बीच में कौन बैठेगा। फ्रॉम टू का मतलब होता है 4 से लेकर 7, तो उसमें 4 भी शामिल, 7 भी शामिल, बीच के भी शामिल। आंसर क्या होगा, 4 5 6 7, ना कि 5 एंड 6। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बिटवीन एंड एंड से पूछूंगा तब आंसर होगा 5 एंड 6। इन शॉर्ट, बिटवीन एंड एंड के केस में अपर लिमिट लोअर लिमिट काउंट नहीं करी जाती, फ्रॉम एंड टू के केस में अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच के सब काउंट किए जाते हैं। फ्रॉम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टू का मतलब एंड पॉइंट, तो वो भी शामिल होगा। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग फ्रॉम निवाई टू जयपुर, तो स्टार्ट निवाई से करोगे ना, कि बीच में कहीं कोथून से जाके स्टार्ट करोगे। फ्रॉम एंड टू में वो भी शामिल होगा। ठीक है, मैंने कहा कि मैं निवाई से जयपुर जा रहा हूं, तो मैं निवाई से स्टार्ट करूंगा, जयपुर पहुंचूंगा। मैं कहूंगा कि मैं निवाई और जयपुर के बीच में जा रहा हूं, तो मैं जयपुर नहीं पहुंचूंगा, उसके बीच में रह जाऊंगा। तो बिटवीन एंड एंड में बीच में ही रह जाना है, फ्रॉम एंड टू में स्टार्टिंग करनी है और एंड करना है। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन बिटवीन का है ना, बिटवीन एंड का है। दैट मीन्स आप 3 को भी शामिल नहीं कर सकते और 4 को भी शामिल नहीं कर सकते, इनके बीच के नंबर ही चाहिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो सुनो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखेंगे, 3/1 या 6/2 भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, फिर मैंने इधर लिखा 4 को भी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम, जो भी नंबर गिवन है जिनके बीच की बात हो रही है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख डालो। लिख दिया, लिख दिया। अब लिखने के बाद चेक करो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या। सेम है, इसका डिनोमिनेटर कौन है 1, इसका डिनोमिनेटर कौन है 1। अगर सेम है तो अगला स्टेप फॉलो करो, अगर नहीं है तो पहले सेम करो। अब अगले क्वेश्चन में सेम नहीं होगा तो मैं बताऊंगा सेम कैसे करते हैं। अभी तो सेम निकल गया, यानी ये सेम निकल गया तो एक स्टेप स्किप हो गया मेरा, डायरेक्ट अगले स्टेप पे आ सकता हूँ। पहले फिर से सुनो, जो भी नंबर्स गिवन है उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखो। जैसे सपोज करो नंबर्स होते हैं 1.5 एंड 2.33, तो 1.5 को क्या लिखते हैं 15/10, और 2.33 को क्या लिखते बोलो 233/100। तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं निकला ना, नहीं निकला ना, तो पहला काम क्या करना होता है, इसको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अब हमारे वाले केस में तो सेम निकल गया, सेम निकल गया, तो अब उस स्टेप को स्किप करो, डिनोमिनेटर सेम करने वाले स्टेप को स्किप करो, ऑलरेडी सेम है। आगे क्या करना है, ये देखो कितने नंबर चाहिए इसके बीच में, 6 में 1 जोड़ दो, क्या आया 7। आप दोनों फ्रैक्शंस को, ये फ्रैक्शन बन गया, आप दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने नंबर पूछे उसे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर और ज्यादा से करोगे तब तो हो ही जाएगा। जैसे मान लो 6 नंबर पूछे है ना, तो 6 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ 7। मिनिमम 7 से मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम है ये। ज्यादा तो कितने से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, लेकिन 7 से कम से मत करना। अगर 7 से कम से करोगे तो फिर 6 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे, फिर कम मिलेंगे उससे। ठीक है, समझ आया। मिनिमम आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिनिमम क्या एग्जैक्टली कर दिया करो, तो 7 से मल्टीप्लाई। एक मिनट पूरी बात खत्म करने दो। इनटू 3/1 को मैंने क्या लिखा, इक्वल टू 3 को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत। इसको भी वही करो, 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करो 7 से मल्टीप्लाई करो, और 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करो 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, व्हाट इज 3 7 जा, व्हाट इज 1 7 जा, व्हाट इज 4 7 जा, एंड व्हाट इज 1 7 जा 7। अब सुनो, डिनोमिनेटर अभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले भी सेम ही था और आपने फिर मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से किया, तो अभी भी सेम ही है। लेकिन न्यूमरेटर ऐसा निकल के आ जाएगा जिसके बीच में आपको 7 नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। मिले कि नहीं मिले बोलो। 21 से 28 के बीच में 7 नेचुरल नंबर है कि नहीं है बोलो। कहाँ है, 7 नहीं 6 ही है, 6 ही मिले। 22 23 24 25 26 27, प्रॉब्लम हो गई। तो अगर 6 ही मिले तो फिर, अच्छा 6 तो पूछे थे, मैं 7 ढूंढने लग गया। ऑब्वियसली 7 से तो हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि 6 पूछे थे, तो 6 तो चाहिए, हो गया काम। एग्जैक्टली 6 मिले, देखो एग्जैक्टली 6 मिले। अगर आप कम से मल्टीप्लाई करते तो और कम मिलते हैं,
लेकिन अगर आप ज्यादा से मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा मिलते तो आपसे कम पूछे आप ज्यादा निकाल लो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्यादा पूछे कम निकालो वो इश्यू है। समझ में आ गया? इसलिए मिनिमम 7 से। तो मैं क्या लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा, सो 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are between 3 and 4 are। पहला बोलो 21 के बाद अगला क्या आता है? 22। अच्छा, अब डिनोमिनेटर 7 है ना सबका, तो सबका डिनोमिनेटर 7 लगा दो। 22/7। आगे बोलो 23/7, 24/7, 24/7, 3 हो गए। चौथा बोलो 25/7, 26/7 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 27/7। ये हमारा आंसर हो गया। मैच करो आंसर की से। क्या एक्सक्यूज मी सर, भी बात कर लेंगे, उसकी भी बात कर लेंगे। हाँ बोलो चर्चित। सर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, 1/2 इंटू ए प्लस बी। क्या 8 प्लस? नो सर, 1/2 इंटू ए प्लस बी। हाँ वो भी कर सकते हो, और उसकी भी बात करेंगे। एक बार इतना नोट करो, उसकी बात करेंगे। उसकी भी बात करेंगे, जो आप तरीका कह रहे हो वो तरीके की भी बात करेंगे। एक बार आंसर की से मैच करो, सब लोग आंसर की से मैच करो। ठीक है, देखो अब सुनो, हमसे पूछे थे उसने 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, यानी 3 के बाद एक नंबर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर लास्ट में 4। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए थे। मैंने 3 को कन्वर्ट कर लिया। देखो एक चीज सुनो, 3 को मैंने, ये जो मैंने लिखा है ना 21/7, ये एक्चुअली 3 की वैल्यू है भाई। 21/7 3 होता है। ऐसे मत सोचो मैंने कोई दूसरा अपने मनपसंद का नंबर ले लिया ना, मैंने 3 लिया है भाई। 3 को मैंने बस कन्वर्ट किया, मैनिपुलेट किया है, दूसरी फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना? 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, 3 को मैं 6/2 भी लिख सकता हूँ, 3 को मैं 9/3 भी लिख सकता हूँ, 3 को मैं 21/7 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको बस उस फॉर्म में मैनिपुलेट किया है। और 4 को मैंने कैसे मैनिपुलेट किया है? 28/7। तो अब मेरे पास 3 तो निकल के आया एक तरीके से, क्या 21/7, और 4 क्या निकल के आया 28/7। और ये कॉमन सेंस की बात है, बच्चा बच्चा समझ सकता है कि 21/7 और 28/7 के बीच में ही आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है और न्यूमरेटर हम बढ़ाए जाएं तो नंबर इंक्रीज होता जाता है। और 28/7 से इंक्रीज नहीं करना है, तो उससे पहले अपने 27/7 को अपने को रोक लिया। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। तो मेथड नंबर 2 ये है, जो अक्सर स्कूल्स में भी जैसा एंजल के लिए करवाया गया है या कहीं और भी आपने देखा होगा। तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है? आपको जिन दो नंबरों के बीच का नंबर चाहिए ना, उसके एग्जैक्टली बीच का नंबर निकाल लो, फिर इसके एग्जैक्टली बीच का नंबर निकाल लो, फिर इसके एग्जैक्टली बीच का नंबर निकाल लो। कितने हो गए? 3 हो गए। और चाहिए? इसके बीच का निकाल लो। और चाहिए? इसके बीच का निकाल लो। और चाहिए? इसके बीच का निकाल लो। और चाहिए इसके। तो इस तरीके से बीच के आप इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो। बट उससे एक प्रॉब्लम होती है, बस वैसे प्रॉब्लम तो नहीं, आंसर वो भी करेक्ट है, कि अभी हमारे जो 6 रैशनल नंबर्स बीच के निकले हैं ना, वो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे निकले हैं। निकले कि नहीं निकले? बराबर डिस्टेंस पे। भाई 21/7 और 22/7 में जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में है, उतना ही डिस्टेंस इसके है कि नहीं है? और जब आप वो बीच का नंबर, उसको बोलते हैं एवरेज निकालना, दो नंबर के बीच का नंबर निकालना, दैट मींस एवरेज निकालना। एवरेज मेथड है वो। तो एवरेज मेथड से जब आप करोगे तो आप बराबर डिस्टेंस पे नंबर नहीं ले पाओगे। हालांकि वो उसके बीच के ही नंबर्स होंगे, नो डाउट, लेकिन वो बराबर डिस्टेंस पे नहीं होंगे। तो आंसर उस क्वेश्चन के लिए तो सही हो जाएगा। पर अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 6 रैशनल नंबर्स ऐसे बताओ जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तब एवरेज मेथड फेल हो जाएगा, तब तो ये मेथड काम आएगा। दैट मींस ये मेथड तो हर जगह काम दे रहा है।
इसीलिए ये मोस्ट सुटेबल मेथड है एंड मोर ओवर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी यही मेथड फॉलो किया गया। देखो 10 टीचर 10 मेथड आएंगे, 20 टीचर 20 मेथड, कोई टीचर गलत थोड़ा ना होता है, कोई टीचर गलत थोड़ा ना पढ़ाता है, वो भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कौन सा फॉलो करना है ये चॉइस होती है स्टूडेंट की। और स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो एज पर बुक चलता है, जो उनके एग्जाम में आएगी। एग्जाम में एनसीईआरटी आएगी, क्या आएगी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सॉल्यूशन चेक करो कैसे, समझ रहे हो? मानते हैं कि अभी तो स्कूल, आपको सर स्कूल लेवल एग्जाम से हमारे सभी तो चेक करेंगे, 10th में क्या होगा? 10th में क्या होगा? स्कूल लेवल एग्जाम नहीं रहेंगे, कौन चेक करेगा? बाहर के कोई टीचर चेक करेंगे। वो किसका सॉल्यूशन करेक्ट मानेंगे? जो एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि बोर्ड ने एनसीईआरटी सजेस्ट की है, कोई आर डी शर्मा सजेस्ट नहीं की, कोई आर एस अग्रवाल सजेस्ट नहीं की। बुक सारी सही है, वो आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए, आपको और ज्यादा सीखना है आप पढ़ो उनको, बट एग्जाम में आप वही लिख के लाओ जो आपके टेक्स्ट बुक कहती है। आपके लिए टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। इज दिस क्लियर? अच्छा, मेथड नंबर 2 से मैं करके बता देता हूं, हालांकि कैसे करते हैं। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको 3 और 4 के बीच में नंबर चाहिए ना, तो मैं मान लेता हूं जो पहला नंबर है उसको मान लेता हूं ए, एंड जो दूसरा नंबर है उसको मान लेता हूं बी। अब मुझे ए और बी के बीच में 2 नंबर चाहिए, तो ए और बी के बीच के 2 नंबर कैसे निकलेंगे? उन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालना आता है। जैसे मैंने कहा इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 का एवरेज बताओ, इसके अलग मार्क्स है, इसके अलग मार्क्स है, इसके अलग मार्क्स है, सबका एवरेज चाहिए, तो 10 के मार्क्स को ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा इसके पास 10 रुपए है, उसके पास 20 है, इसके पास 50, इसके पास 100 है, इसके पास 500 है, सबको बराबर बराबर बांटने में सबसे ले लूंगा सबके पैसे और फिर बराबर बराबर बांट दूंगा, तो वही होता है एवरेज करना। अब उसमें क्या होता है, जिसके पास कम थे उसको फायदा हो गया, जिसके पास ज्यादा थे उसको नुकसान हो गया, जिसके पास बराबर थे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। यही होता है एवरेज। तो मिडिल पॉइंट पे जाने के लिए एवरेज लिया जाता है, इसका और इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी का एवरेज लेंगे। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर 6 चाहिए ना आपको, कितने चाहिए? फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज, मान लो फर्स्ट रैशनल नंबर जो ए 3 and 4 के बीच में होगा उसको सी मान लेते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, यानी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 करो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया आंसर? 7/2। पहला रैशनल नंबर मिल गया। सेकंड निकालो, सेकंड रैशनल, हाँ मेथड ये ऑब्वियसली बड़ा है नंबर, लेकिन ये आसान लगता है पता नहीं क्यों बच्चों को, बिटवीन 3 and 4। चलो जो सेकंड रैशनल नंबर है दैट इज, उसको डी मान लेते हैं। अब डी निकालने के लिए क्या, हाँ जाओ, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और सी का एवरेज ले लो भाई। पहले यहाँ पे ए था, बी था, उसके बीचों बीच सी मिल गया। अब ए और सी का एवरेज ले लो, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। फिर अगला निकालने के लिए बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। ठीक है, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ए क्या था आपका, ए क्या था बोलो? 3। ए क्या था बोलो? 3 प्लस सी क्या निकाला अभी आपने? 7/2। और इस पूरे को डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 करना है। फिर से देखो, ए क्या था आपका? 3, सी क्या था आपका? 7/2। इन दोनों को ऐड करना है और होल डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा 2 एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6 और 7 एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय 2। 6 + 7 क्या होता है? 13 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डिनोमिनेटर दोनों मर्ज होके क्या हो जाएंगे? 13/2, 2 जा 4। ये आ गया दूसरा। तो इस तरीके से एक एक निकालना पड़ेगा जो लेंदी भी है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, चॉइस आपकी, आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही करवाया है, ऐसे करवाया, आपके ऐसे नहीं कराया, आपके इस मेथड से करवाया पहले वाले से। एज पर मी, मेरे हिसाब से वो मेथड सही है। अगर आपको स्कूल सजेस्ट करता है कि ऐसा करो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं तो आप, अगर आप वैसा करके आओगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि वो आपने जो निकाले वो भी 6 ही रैशनल नंबर्स हैं, सारे सारे रैशनल हैं, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है, पी एन क्यू नॉट इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। जो अपन ने निकाले हैं सारे के सारे रैशनल हैं कि नहीं, चेक करो। ये रैशनल है, समथिंग बाय समथिंग, रैशनल 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 रैशनल, सारे रैशनल, पी एन क्यू इंटीजर्स, क्यू सर नॉट बोर्ड में इक्वल टू एवरेज 0, मेथड से भी तो निकाल सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, और इन दोनों के बीच में भी है कि नहीं है, है ना? इन दोनों के बीच में भी। सर हाँ बोलो।
सर बोर्ड में एवरेज मेथड से भी तो निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हो? बोर्ड में एवरेज मेथड से भी तो निकाल सकते हैं। निकालने में किसी से भी निकालो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर किसी ऐसे टीचर के पास गई जो बढ़िया अपनी तरह खुशमिजाज आदमी है, तो वो तो मेथड कोई सा भी वो सही करके आंसर दे देगा। लेकिन कोई ऐसे टीचर के हाथ में आपकी कॉपी लग गई, तो सुबह सुबह बीवी से लड़के आया है, तो किस पे निकालेगा खुन्नस? इस पे निकालेगा। ये इस बच्चे ने कैसे कर लिया जब एनसीईआरटी ने वो मेथड सजेस्ट किया था? हाँ? और दूसरी बात, शादी नहीं हुई तो ज्यादा खुन्नस खाएगा, शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? अच्छा, हाँ, ठीक है, तो समझ में आ गई ना बात? अच्छा, और ताजुब की बात ये, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आपके मार्क्स किसने और कहाँ काटे। तो इससे अच्छा है कि रिस्क क्यों लेनी, रिस्क क्यों लेनी। भाई एक बार बताओ, क्रिकेट खेलते हो ना सब, इंटरनेशनल मैच देखते हो ना, एम्पायर कई बार आउट दे देता है, आपको भी पता है नॉट आउट है। अब चलो, अब आप कहोगे डीआरएस आ गया, चलो पहले तो डीआरएस नहीं होता था, आउट दे दिया मतलब आउट है। सचिन तेंदुलकर को पता नहीं कितनी बार एम्पायर ने आउट दे दिया और नॉट आउट होता था, तो क्या लड़ने आ जाता था? कि जाना ही पड़ेगा, डिसीजन तो दे दिया जो दे दिया। आपके भी, आपका ब्लॉक सही है, आपका आंसर गलत कर दिया तो कर दिया, आप लड़ नहीं सकते किसी से। स्कूल लेवल एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम जो होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिर भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एज पर द बुक चलते रहो, एक्स्ट्रा चीजें सीखते रहो, बट एग्जाम में एज पर द बुक करते रहो। दोनों मेथड मैंने सिखा दिए, बट एग्जाम में आप वही मेथड करो जो एनसीईआरटी सजेस्ट करती है। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके ओके, चलो तो हाँ जी, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड। सब लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, मेथड नंबर 1 के हिसाब से 5 रैशनल नंबर्स निकाल के बताओ दोनों में। जैसे सेकंड क्वेश्चन किया है वैसे के वैसे थर्ड क्वेश्चन होगा, ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, एक बार ट्राई करो सब लोग, और मेथड नंबर 1 से ट्राई करना एक बार, है ना। सीधा सीधा एग्जाम्पल देख लिया करो एनसीईआरटी का ना। सॉल्यूशन नंबर 1 में उसने क्या किया, 1 एंड 2 का एवरेज निकाला, वही r प्लस एस डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 हो गया, बिटवीन 1 एंड 2 आ गया। अब यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे करते करते आप प्रोसीड कर सकते हो, तो इस तरीके के आपको रैशनल नंबर 4 मिल जाएंगे। और सॉल्यूशन नंबर 2 अपना वाला मेथड, अदर ऑप्शन इज टू फाइंड, तो 1 एंड 2 था ना, तो 1 को तो लिख दिया 6/6, 2 को लिख दिया 12/6, और 6/6 12/6 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 मिले ना। तो ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, आप कोई भी मेथड से प्रोसीड कर सकते हो, करो। सर एक बार क्वेश्चन दिखा बुक नहीं लेके बैठा है? दो। सर बुक लेके नहीं आया। हाँ, क्यों लेके बैठेगा, सर है ना। चेक करें। एक चीज नोटिस करना, पीछे आंसर की से ना इस वाले मेथड से एग्जैक्टली आंसर मैच हो जाएगा। आंसर तो आपका भी सही है, आपका भी सही है, आपका भी सही है, क्योंकि उसके बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, कोई 5 ही थोड़ी ना है, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, पता नहीं कितने इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। तो सबके आंसर ही करेक्ट हैं, फिर तो बस बीच में होना चाहिए। पर पीछे आंसर की से अगर आप मैच करोगे ना, तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच पता है कब करेगा, जब आप उस वाले मेथड से करोगे जो मेथड 1 हमने किया। आपकी बुक में सॉल्यूशन नंबर 2 पे दे रखा है, हमने मेथड 1 पे किया है ना, उससे आपका एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो अभी क्या है हमारे पास, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 3/5 एंड 4/5। लिखो, क्या लिखते हैं अपन, हेयर वी आर रिक्वायर्ड, हेयर वी आर रिक्वायर्ड। पहले तो इंट्रोडक्शन दिया करो क्वेश्चन का, क्वेश्चन में क्या तो गिवन है और क्या पूछ रहा है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन व्हाट, कौन कौन से 2 नंबर दे दिए, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। पहला काम क्या करते थे बोलो, पहला काम क्या करते थे, जैसे ही 2 नंबर मिले, डिनोमिनेटर को भी सेम करने से पहले एक काम करते थे, p/q की फॉर्म में लिखना। तो p/q की फॉर्म में लिखा लिखाया मिल गया। दूसरा काम क्या करते थे, डिनोमिनेटर p/q की फॉर्म में चेंज करोगे तो ही तो डिनोमिनेटर मिलेगा, नहीं तो डिनोमिनेटर कहां से आया। तो पहला काम p/q की फॉर्म में लिखना, ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिल गया। दूसरा काम क्या करते थे, लिखने के बाद डिनोमिनेटर यानी q को सेम करना,
वो भी सेम मिल गया, तो सीधा तीसरी स्टेप पे जा सकता हूं मैं, है ना। तीसरी स्टेप में हम क्या करते थे, कौन बताएगा? हम क्या करते थे, जितने रैशनल नंबर्स हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते थे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। तो कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। तो न्यूमरेटर को 6 से किया तो डिनोमिनेटर को भी 6 से करना पड़ेगा, इधर भी वही सेम चीज। व्हाट इज 3 6 जा, व्हाट इज 5 6 जा, व्हाट इज 4 6 जा, व्हाट इज 5 6 जा। चेक करो 18 और 24 के बीच में क्या 5 काउंटिंग नंबर्स हैं? 19 20 21 22 23 24 है ना, है? चलो ठीक है। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are, बोलो पहला क्या मिलेगा, 18 से अगला चाहिए ना, 19 और डिनोमिनेटर जो आ गया वो फिक्स कर दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and last but not the least 23/30. All of them are rational numbers because they are in the p by q key form where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है जी, समझ में आया? अब एक और बुक में नहीं, मैं देता हूं अपनी तरफ से एक और दे दूं। ओके, तो आपने अलग है, किससे मल्टीप्लाई करा है, 10 से, तो फिर आंसर क्या आया, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे उसमें भी नहीं आया। देखो अगर आप 5 रैशनल नंबर निकालोगे, बोल रहा हूँ क्या क्या आंसर्स हैं, बताना क्या क्या आंसर्स हैं। 21/30, आगे बोलो, हाँ आगे बोलो, 33, आगे बोलो, आगे बोलो, ठीक है। और हमारे पास नंबर क्या आते हैं, 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर 50 आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, 30/50, यही तो है 3/5। और लास्ट लिमिट क्या थी, उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40/50। तो 30/50 एंड 40/50 के बीच के नंबर हैं तो सही, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। देखो यहां तक तो एक एक का डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन फिर लास्ट में 5 का गैप है कि नहीं है, 35 से 40 के बीच में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, जब बीच के नंबर निकालने की बारी आएगी तो कुछ भी कर लो, सब सही है। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन आ गया बीच के ऐसे नंबर निकालो जो इक्वल डिस्टेंस में है, फिर तो एक ही मेथड बचता है जो हम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम मेथड ही वो अप्लाई करें जो उधर भी सही हो जाए और इधर भी सही हो जाए। दो क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड क्यों याद रखें भाई, ऐसा हो तो ये वाला मेथड, ऐसा हो तो एक ही मेथड हम करें, फिर चाहे से इक्वल डिस्टेंस पे पूछेगा तो भी सही हो जाएगा वो, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस पे या कोई से भी पूछ लेगा तो वैसे ही सही है क्योंकि वो भी बीच में ही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि ये क्वेश्चन पक्का हो जाए। तो लिखिए फाइंड हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, आप निकालिए 2। कितने वो दे रहा है, बोलो। पहले तो 2 नंबर लिख दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। 3/2 नहीं 2/3 एंड 3/2। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको। ये इन दोनों के बीच में निकालो सर, 1/3 एंड 1/2 के बीच में आप मुझे कितने निकालोगे, 5 ही निकाल दो, चलो 5 रैशनल, ट्राई करो। ट्राई करो। अब चक्कर पड़ गया, चक्कर ये पड़ गया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दो क्वेश्चंस तो इजी वाले बुक वालों ने ही दे दिए। देखते हैं कौन ट्राई करता है और कौन सही करता है।
निकाल लिए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है here we are required to find we are required to find how many? Five rational numbers between 1/3 and 1/2, 1/3 and 1/2। अच्छा याद रखना बेटा, 1/3 and 1/2 में 1/3 and 1/2 में 1/2 बड़ा नंबर है, 1/3 छोटा नंबर है। हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर फिक्स हो, जैसे कि मैं कहता हूँ 2/5 एंड 4/5, तो डिनोमिनेटर फिक्स हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर छोटा है। लेकिन अगर न्यूमरेटर फिक्स कर दें, सेम कर दें, तो फिर उल्टा हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा नंबर है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा नंबर है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है बड़ा नंबर है। क्योंकि देखो 1/3 का मतलब होता है किसी चीज के 3 हिस्से कर दो, 1 2, 3 हिस्से कर दो और उसमें से एक हिस्सा अपने को मिल गया। और 1/2 का मतलब है उसी चीज के 2 हिस्से करो, 2 हिस्से करो और 2 हिस्सों में से एक मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा क्वांटिटी होगी ना, 3 हिस्सों में से एक और 2 हिस्सों में से एक, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा होगा। चलो एनीवेज आते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला काम क्या करते हैं अपन, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। p/q की फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा या मिल गया हमको, फाइन। दूसरा काम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 3 को 2 बनाना और 2 को 3 बनाना तो बना सकते हो, बनाने में के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है ना। आपको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को 2 या 2 को 3 से मल्टीप्लाई बनाने के लिए। तो हम क्या करें, 3 को ना तो 2 बनाए, 2 को ना तो 3 बनाए, हमको सेम करना है ना। हम 3 और 2 दोनों को कोई तीसरा नंबर बना लेते हैं, और तीसरा नंबर क्या बनाए, जो इन दोनों का एलसीएम है। तो 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है, एवरीवन नोस 6 होता है। तो 6 बना देते हैं अपन इसको, है ना। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिनोमिनेटर को 2 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। सो इट विल बी व्हाट, 2/6। एंड 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसमें डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी 3/6। अब चेक करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और इस कंडीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू ओरिजिनल नंबर से मैच करेगी। 2/6 को काटोगे तो 1/3 मिलेगा, एंड 3/6 को काटोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 मिलेगा। चलो जी, डिनोमिनेटर सेम होने का काम हो गया। अगली चीज क्या होती है कि जितने रैशनल नंबर्स पूछे हैं, 5 पूछे, तो उसे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 2/6 को के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से। 2 × 6, 6 × 6, और इधर भी वही 3 × 6 एंड 6 × 6। तो 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36। अब आप चेक करो, देखो 12/36 को काटूंगा तो अगेन 1/3 मिलेगा, ओरिजिनल नंबर से इसकी वैल्यू मैच करती है। 18/36 को काटेंगे तो अगेन क्या मिलेगा, 18 2 जा 36 होता है, 1/2 ओरिजिनल नंबर से वैल्यू मैच करती है। एंड डिनोमिनेटर को फिक्स मान लो 36, तो न्यूमरेटर के बीच में 12 और 18 के बीच में आपको 5 बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। कौन कौन से, 13 14 15 16 17, यही 5 और डिवाइडेड बाय 36 लिख देना। यही आपके 5 रैशनल नंबर्स होंगे जो इन दोनों नंबर्स के बीच में होंगे। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं। So 5 rational numbers between 12/36 and 18/36 are 5 रैशनल नंबर कौन से हो गए, 12 से बड़ा नंबर नेचुरल नंबर, 13 और डिनोमिनेटर तो फिक्स है इसी, 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 and last but not the least 17/36। ये हो गए 5 रैशनल। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी दो नंबरों के बीच में अपन कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देख लो फटाफट। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो पहले तो ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, और फिर रीजंस दो। तो रीजन बेटा हमेशा आना, फॉल्स का तो 100% दिया जाता है, ट्रू का चाहे से 2 मत दो, क्योंकि जो चीज सच है उसको सच साबित करने की कई बार जरूरत नहीं होती, वो तो सच है, अपने आप में सच है। लेकिन जो चीज गलत है तो उसको गलत साबित करने के लिए जरूरत। जैसे सपोज करो मेरे को अगर प्रूव करना है कि ये लड़का बदमाश है, मान लो गंदा बच्चा है, ऐसे मगर मुझे प्रूव करना है, तो मैं अगर एक भी इसकी खामी बताऊंगा ना, तो आप सब लोग यकीन करोगे फटाफट, हाँ सर सही कह रहे हो, ये गंदा बच्चा है। लेकिन अगर मेरे को इसको सही साबित करना होगा ना, तो मैं इसकी 100 अच्छाइयां बताऊंगा ना, आप में से कोई विश्वास नहीं करेगा।
मतलब एक्चुअली दिल से मानेगा नहीं कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, समझ रहे हो। तो सही को सही साबित करना मुश्किल है, ठीक है ना, मुश्किल है, इसलिए उसको साबित ना ही कर, मतलब ट्रू लिख के छोड़ दो, हाँ ठीक है सही है। लेकिन गलत को गलत साबित करना आसान है, आसान है। उसमें क्या करो, वैसे एक क्रॉस एग्जाम्पल चाहिए होता है, एक खामी चाहिए होती है उसकी, उससे वो गलत साबित हो, फॉल्स साबित हो जाता है, तो उसका फिर आपको रीजन भी देना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, एवरी रैशनल इज रियल, तो ऐसा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो एक ट्रिक है जो हमेशा काम करती है, जो पहली चीज दे दी उसकी गिनती और जो दूसरी चीज दे दी उसकी गिनती सोचना पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी। ऐसा सोचना पड़ेगा कि गिनती में ये नंबर ज्यादा है या ये नंबर ज्यादा है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली इसकी गिनती ज्यादा है, देखो इसके अंदर जीरो भी है, इसके अंदर जीरो कम है, मतलब एक नंबर कम है उसमें, तो ऑब्वियसली इसकी गिनती ज्यादा है। तो आपको ऐसे इमेजिन करके सोचना पड़ेगा, जो पहला आइटम है उसकी गिनती और जो दूसरा आइटम है उसकी गिनती को कंपेयर करो। अगर पहले आइटम की गिनती दूसरे आइटम की गिनती के बराबर आ जाए या छोटी आ जाए, बराबर आ जाए या छोटी आ जाए, तब तक स्टेटमेंट रहता है ट्रू। लेकिन जैसे ही इसकी गिनती बड़ी आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, तब स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, हमेशा काम करेगी, कभी भी ये ट्रिक फेल नहीं होगी, ठीक है। आज 9th में नहीं, 10th में नहीं, 11th 12th में नहीं, जिंदगी के लिए इस ट्रिक को याद करो। इस टाइप के जितने भी ट्रू फॉल्स है हमेशा आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। जो पहली चीज है उसकी संख्या, गिनती, मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, सोचो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, नेचुरल नंबर्स की संख्या कितनी होती है, होल नंबर्स की संख्या कितनी होती है। ऐसे नहीं कि सर बहुत ज्यादा होती है, कैसे कि नहीं, बस इमेजिन करो छोटा मोटा मोटे तौर पे कि ज्यादा होती है कम होती है, इसकी ज्यादा है कि इसकी कम है। तो ऑब्वियसली होल नंबर की एक पायदान ज्यादा है, एक ही तो नंबर ज्यादा है उसमें, इसकी थोड़ी सी कम है। तो छोटा है, अगर पहला वाला नंबर छोटा है गिनती में और बड़ा आगे वाला बड़ा है, तो छोटा है तो ट्रू, बराबर है तो ट्रू। अगर लेकिन पहला वाला नंबर की गिनती अगर बड़ी निकल जाए तो फिर फॉल्स है। जैसे नेचुरल नंबर कम है, होल नंबर ज्यादा है, तो इसकी गिनती कम है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और आप सोच सकते हो, देखो नेचुरल नंबर कोई भी सोचूं, जैसे मैं 23, तो 23 होल नंबर भी है। जैसे मैं सोचूं 5, तो 5 होल नंबर। तो हर कोई भी नेचुरल नंबर आपके माइंड में आएगा ना, वो होल नंबर हमेशा होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अगर इसका उल्टा करते हैं, लेटर से यहाँ होल कर दूं और यहाँ नेचुरल कर दूं, अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर की संख्या ज्यादा है, नेचुरल नंबर की संख्या, इसकी जो संख्या है वो ग्रेटर देन है इसकी संख्या से, तो ग्रेटर देन आते ही वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। कोई एग्जांपल दे दो, जैसे 0, एक एग्जांपल है वैसे तो। 0 जो है वो होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हुए ना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो इंटीजर्स की संख्या ज्यादा है या होल नंबर्स की संख्या ज्यादा है। इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर तो केवल और केवल न्यूट्रल एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ही शामिल होते हैं इसमें। होल नंबर की डेफिनेशन क्या सीखी थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें न्यूट्रल इंटीजर भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, नेगेटिव हट जाएंगे। तो इसकी संख्या ज्यादा हो गई, इसकी संख्या कम हो गई, तो ये संख्या ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और मैंने क्या कहा, फॉल्स के केस में आपको रीजन भी देना है, ट्रू के केस में जैसे मत दो। तो कोई भी एक एग्जांपल सोच लो, ऐसा इंटीजर सोच लो जो इंटीजर तो हो बट वो होल नंबर ना हो। तो न्यूट्रल और पॉजिटिव तो सोचना मत, क्योंकि वो तो होल नंबर हो जाएंगे। नेगेटिव में से सोच लो, लेटर से -3 सोच लिया मैंने, तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि है यार -3। कोई भी एक क्रॉस एग्जांपल सोच के करेंगे। -3 इज एन इंटीजर बट -3 इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर, whole number. So the given statement is false. So the given statement is false. ठीक है, चलो थर्ड एंड द लास्ट देख लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर तो क्या है, विशाल है, क्योंकि हमने रियल नंबर्स को डिवाइड ही रैशनल इरेशनल में किया था। फिर आप याद करो, रैशनल इरेशनल समझने के बाद, मीनिंग समझने के बाद, फिर मैंने स्पेशल कैटेगरी लिखाई थी, सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स अंडर रैशनल नंबर। तो वो जितने भी अंडर बाद में कैटेगरीज लिखवाई, चाहे होल नंबर, चाहे इंटीजर, चाहे नॉन इंटीजर, चाहे इवन ऑड प्राइम कंपोज, जो भी सिखाया वो रैशनल नंबर के अंडर आते हैं। तो रैशनल नंबर तो ज्यादा हैं बजाय के वो उन कैटेगरीज को अगर अपन सोचे, तो उनमें से ये कैटेगरी है होल नंबर। तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर ग्रेटर क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू होल नंबर। तो और अगर पहली चीज ग्रेटर क्वांटिटी में है तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ये ट्रिक हमेशा काम करती है।
बराबर है तो ट्रू, छोटी है तो ट्रू, बड़ी है तो फॉल्स हो जाएगी। और अगर फॉल्स है तो रीजन भी देना पड़ेगा। तो एक कोई सा भी ऐसा रैशनल नंबर सोच लो जो होल नंबर ना हो। तो फ्रैक्शन सोच लो, कोई भी फ्रैक्शन होल नंबर थोड़ा ना होता है, जैसे 3/7। तो 3/7 इज ए रैशनल नंबर, p बाई क्यू की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, रैशनल नंबर। बट 3/7 एक होल नंबर थोड़ी ना, होल नंबर तो क्या होता है, पहली बात तो होल नंबर फ्रैक्शन होते ही नहीं है, इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन आ गया ना। या फिर कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, जैसे -5 रैशनल तो हो जाएगा लेकिन होल नंबर नहीं होगा। कोई बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, एक कोई भी एक क्रॉस एग्जांपल काफी है, गलत को गलत साबित करने के लिए एक गलती काफी है, कोई भी एक गलती पकड़ लो ना। 3/7 is not a whole number. 3/7 is not a whole number. So the given statement is false. तो ये आप होमवर्क में ऐसे ही करके आएंगे, जो ट्रू है वो तो स्टेटमेंट लिखे सिंपली ट्रू लिख देंगे, लेकिन जो फॉल्स है उसकी पूरी रीजनिंग देंगे, एक क्रॉस एग्जांपल देंगे कि इस कारण से स्टेटमेंट फॉल्स। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है साहब, तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म। टोटली इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स या नॉलेज ऑफ नंबर्स विच वी स्टडीड यस्टरडे, है ना, सारी उस पर बेस्ड है। हालांकि क्वेश्चंस कम हैं, और भी क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं नॉलेज ऑफ नंबर्स पे, बट ये तो काफी आसानी से हो ही जाएंगे। आप और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कोशिश करेंगे आपको अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके जो टेस्ट लेंगे उसमें देंगे, आप रेडी रहना, है ना। चलिए, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर्स। तो आज की एक्सरसाइज 1.1 वाज टोटली बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर निकालो, 3 रैशनल नंबर निकालो, और जिनके बीच में पूछ रहा है वो भी रैशनल नंबर है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स के बारे में। फिर जो होल नंबर, इंटीजर सीखे वो भी सब रैशनल नंबर की कैटेगरी थी। अब कल अपन सीखेंगे, मतलब सीखेंगे क्या, इरेशनल नंबर के बारे में जान तो गए कि कौन से होते हैं इरेशनल नंबर, बट थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, और इरेशनल नंबर्स के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.2 का कल इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट टाइम से हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye bye.